हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @Dr Study। गाइस, दिस इज़ मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी के टॉपिक ब्लड वॉल्यूम के बारे में। गाइस, बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम क्या होता है किसी भी नॉर्मल पर्सन के बॉडी में, साथ ही साथ ब्लड वॉल्यूम में कैसे कैसे वेरिएशन देखने को मिलते हैं, फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल वेरिएशन, अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करेंगे, साथ ही साथ कैसे ब्लड वॉल्यूम को मेज़र किया जाता है इन द बॉडी, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम क्या होता है। तो बेसिकली द टोटल अमाउंट ऑफ द ब्लड प्रेजेंट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड रिजर्वियर, ऑर्गन, टिश्यू टुगेदर कंस्टिट्यूट द ब्लड वॉल्यूम। मतलब जितना भी ब्लड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड रिजर्वियर, ऑर्गन्स और टिश्यू में, इन सब में जितना भी ब्लड रहता है, इन सब ये सब क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं इन द ब्लड वॉल्यूम। बेसिकली अगर एक नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट मेल है जिसका वेट अगर 70 kg है, तो उसमें जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो अबाउट 5 लीटर होगा। तो बेसिकली ये जो ब्लड वॉल्यूम है वो रेंज करता है बिटवीन 6 to 8% ऑफ द बॉडी वेट। मतलब जितना भी पर्सन का बॉडी का वेट है उसका 6 to 8% जो वेट होता है वो कंस्टिट्यूट होता है बाय द ब्लड वॉल्यूम। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वेरिएशन इन द ब्लड वॉल्यूम, मतलब कौन कौन से केसेस में कैसे कैसे वेरिएशन देखने को मिलते हैं इन द ब्लड वॉल्यूम। तो सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में फर्स्ट फैक्टर आता है एज। तो बेसिकली अब्सोल्यूट जो ब्लड वॉल्यूम होता है लेस होता है बर्थ के समय पे, साथ ही साथ जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होते जाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है तो सेक्स। बेसिकली इन मेल्स जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो स्लाइटली मोर होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ फीमेल्स, क्योंकि यहाँ पे जो एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटीज़ रहती है वो इंक्रीज होती है ड्यू टू द बॉडी वेट्स एंड द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटीज, जो बॉडी वेट और सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इन केस ऑफ मेल, फीमेल्स में क्या होता है, लेस होता है ब्लड वॉल्यूम एज कम्पेयर टू द ऑफ द मेल। थर्ड फैक्टर आता है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। तो ब्लड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। इसीलिए क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ बॉडी ऑफ मेल्स आर जनरली मोर, हेंस द ब्लड वॉल्यूम इज स्लाइटली मोर इन केस ऑफ मेल्स इंस्टेड ऑफ द फीमेल्स। फोर्थ फैक्टर इन द फिजियोलॉजिकल वेरिएशन आता है वो है बॉडी वेट। बेसिकली ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी वेट, क्योंकि हम लोग ने पहले देखा कि जो बॉडी वेट रहता है उसका 6 to 8% जो होता है कंस्टिट्यूट विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे बॉडी वेट किसी भी पर्सन का इंक्रीज होगा वैसे वैसे उस पर्सन में ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होते देखा जाता है। और नेक्स्ट कंडीशन आता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो एक्सपोजर अगर कोल्ड इन्वायरमेंट में तो ऐसे में जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो रिड्यूस करता है। वहीं पे अगर वार्म कंडीशन में एक्सपोजर मिले तो ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो कोल्ड कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस होता है और वार्म इन्वायरमेंट में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। सिक्स्थ फैक्टर की बात करें इन केस ऑफ द फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, तो इसमें प्रेगनेंसी आता है। बेसिकली ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज करता है बाय 20 to 30%। मतलब अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बट लेटर जैसे जैसे क्या होता है कि फिटस बड़ा होता जाता है तो इंक्रीज इन द फिटल मास और सोडियम रिटेंशन की वजह से लेटर स्टेजेस में क्या होने लगता है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होने लगता है। सेवेंथ फैक्टर आता है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज की वजह से बेसिकली ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है और बाय इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ द एरिथ्रोपोएटिन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द मोर आरबीसी। जब भी क्या होता है एक्सरसाइज किया जाता है तो उसके वजह से एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होता है जो कि प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी करता है, जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होते देखा जाता है। तो यहाँ तक हम लोग ने देखा फिजियोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में। तो अब नॉर्मल इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द हाइपरवोलेमिया एंड द अब नॉर्मल डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द हाइपोवोलेमिया। मतलब abnormal increase in blood volume is known as hypervolemia and abnormal decrease in blood volume is known as hypovolemia। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ आता है कि हम कैसे मेज़र करेंगे कि ब्लड वॉल्यूम कितना है। तो बेसिकली जो ब्लड वॉल्यूम के मेज़र करने का दो मेथड्स माना गया है, एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो इस तरह से दो मेथड बेसिकली यूज़ किए जाते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द ब्लड
तो मेजरमेंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम में सबसे पहला मेथड देखते हैं डायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है वो बेसिकली यूज़ होता है इन केस ऑफ एनिमल्स ओनली, क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग ऑफ द लाइफ देखने को मिलता है। यहाँ पे जो एनिमल होते हैं उनको किल किया जाता है बाय द डिकैपिटेशन, मतलब उनको हेड को काट दिया जाता है और उनके ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ जो ब्लड रहता है वेसल्स के, ब्लड जो वेसल्स में है और टिश्यू में है उनको वॉश किया जाता है थर्ली विद द कुछ अमाउंट ऑफ द वाटर या फिर सलाइन का यूज़ करके, और इसको भी किस में ऐड किया जाता है, जो ब्लड ऑलरेडी कलेक्टेड है। अब टोटल वॉल्यूम को मेज़र किया जाता है और इसमें से जो भी वॉल्यूम ऑफ द वाटर या सलाइन हम लोग ने यूज़ किया था टिश्यू को वॉश करने के लिए, उसको डिडक्ट करके फिर से उसको ऑब्टेन किया जाता है। उससे क्या देखा जाता है कि ब्लड वॉल्यूम कितना था एनिमल में। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इन्वॉल्व करता है सेक्रीफाइस ऑफ द लाइफ, इसलिए इसका यूज़ बेसिकली इन केस ऑफ एनिमल्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो मेथड आता है इन केस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द ब्लड वॉल्यूम होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड एडवांटेजियस मेथड है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड वॉल्यूम मेज़र किया जाता है ये ह्यूमन बींग्स में मेज़र किया जाता है विदाउट कॉजिंग एनी टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट या फिर डिफ़िकल्टी टू द सब्जेक्ट। मतलब इसमें क्या है, लाइक इन डायरेक्ट मेथड इसमें किसी भी तरह का हार्म या फिर सेक्रीफाइस ऑफ लाइफ देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसको एडवांटेजियस माना जाता है। और जो मेजरमेंट ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है वो 2 स्टेप में किया जाता है। पहले प्लाज्मा वॉल्यूम का डिटर्मिनेशन किया जाता है और साथ ही साथ डिटर्मिनेशन ऑफ द ब्लड सेल वॉल्यूम। तो इस तरह से, क्योंकि हमारे ब्लड में 2 ही चीज़ रहती है, एक प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, तो इस तरह से दोनों को सेपरेटली मेज़र करके हम ब्लड वॉल्यूम मेज़र करते हैं बाय द इनडायरेक्ट मेथड इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। तो बेसिकली बहुत सारे हमारे बॉडी में मैकेनिज्म है जो कि क्या करते हैं, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम करते हैं, लेकिन इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वन में आता है रेनल मैकेनिज्म और हार्मोनल मैकेनिज्म। और यहाँ पे भी जो ग्लैंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है वो वाइटल रोल प्ले करता है इन द helping in the these two mechanism, that is the renal and the hormonal mechanism। यहाँ पे मान के चलो कहीं पे भी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो कॉज करता है लॉस ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है या फिर नॉर्मल पे आ जाता है। साथ ही साथ जब ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है तो ये रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड या फिर वाटर कॉज करता है, जिसकी वजह से ब्लड वापस से क्या हो जाता है, नॉर्मल आ जाता है। तो इस तरह से रेनल एंड द हार्मोनल मैकेनिज्म मेन इम्पॉर्टेंट है इसमें, और साथ ही साथ हाइपोथैलेमस जो है वो मेन काम करता है इन केस ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब ECF वॉल्यूम एंड ब्लड वॉल्यूम का बाय एक्टिंग मेनली थ्रू किडनीज और स्वेट ग्लैंड पे एक्ट करके ये और इंड्यूस करके थ्रस्ट बेसिकली ECF वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। यहाँ पे जो भी हार्मोन्स रहते हैं वो रेगुलेट करते हैं ब्लड वॉल्यूम बाय रेगुलेशन ऑफ द ECF वॉल्यूम, मतलब ECF वॉल्यूम को कम ज़्यादा करके ये ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने का काम करते हैं। यहाँ पे जो भी हार्मोन इन्वॉल्व है मेंटेनेंस ऑफ द ECF वॉल्यूम वो होते हैं बेसिकली एंटी डायरेटिक हार्मोन, अल्डोस्टेरॉन, कार्टिसोल और एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। तो ये सारे जो हार्मोन्स है वो बेसिकली हेल्प करते हैं इन द मेंटेनेंस ऑफ द ECF वॉल्यूम। ये हो गया नॉर्मल फिजियोलॉजिस के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अब्लॉइड फिजियोलॉजी के बारे में। तो इसमें सबसे पहला केस देखने को मिलता है हाइपरवॉलेमिया। तो हाइपरवॉलेमिया बेसिकली केस है कि abnormal increase in the blood volume is called as the hypervolemia and it occurs in the following pathological condition। तो कौन कौन से पैथोलॉजिकल कंडीशन में हमें हाइपरवोलेमिया देखने को मिलता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ब्लड वॉल्यूम बेसिकली इंक्रीजेस होते हैं बिकॉज ऑफ द थायरोक्सिन इंक्रीज, और RBC काउंट और प्लाज्मा वॉल्यूम क्या होता है वो भी इंक्रीज करता है। तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म में बेसिकली ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है। इसके बाद सेकेंड कंडीशन है हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। तो इसमें क्या होता है कि एक्सेस रिटेंशन ऑफ द सोडियम एंड द वाटर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ECF वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो ECF वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से बॉडी में ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज देखने को मिलता है। थर्ड कंडीशन आता है सिरोसिस ऑफ लीवर। तो इन दिस कंडीशन द ब्लड वॉल्यूम इज मोर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्लाज्मा वॉल्यूम। तो जब सिरोसिस ऑफ लीवर देखने को मिलता है तो ऐसे कंडीशन में जो प्लाज्मा वॉल्यूम रहता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है।
नेक्स्ट आता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलर। तो रिटेंशन ऑफ द सोडियम अकर होता है इन कंडीशन। कंजेस्टिव कार्डियक फेलर में क्या देखने को मिलता है कि जो सोडियम है उसका रिटेंशन होता है। तो सोडियम के रिटेंशन की वजह से वाटर रिटेंशन भी हो जाता है। इसके वजह से जो ECF वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है। इसी कारण से प्लाज्मा वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होते देखा जाता है। अप्लाइड फिजियोलॉजी में हम नेक्स्ट बात करेंगे हाइपोवोलेमिया। तो डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द हाइपोवोलेमिया। ठीक है, तो जब भी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग हाइपोवोलेमिया कहते हैं। यह अकर होता है इन द कंडीशंस लाइक, सबसे पहले हीमोरेज या फिर ब्लड लॉस। कोई भी एक्यूट हीमोरेज हुआ रहे या फिर जैसे कट की वजह से या फिर एक्सीडेंट की वजह से या फिर क्रॉनिक ह्यूमरेज रहा, जैसे कि अल्सर्स हो गए, ब्लीडिंग पाइल्स हो गए या फिर एक्सेसिव यूटेराइन ब्लीडिंग होता है, तो इन सभी में क्या होता है बेसिकली हमें हाइपोवोलेमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन आता है फ्लूइड लॉस। मतलब बॉडी में से किसी भी तरह का फ्लूइड लॉस होता है, जैसे कि इन केस ऑफ द बर्न्स, वोमिटिंग, डायरिया, एक्सेसिव स्वीटिंग या फिर पॉलीयूरिया। तो इन सभी कंडीशन में फ्लूइड लॉस होने की वजह से ESF वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होते देखा जाता है। अगला है हीमोलिसिस। तो हीमोलिसिस एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द RBC अकर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरियस हेमोलिटिक एंजाइम्स एंड द अदर फैक्टर्स सच एज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कारण स्नेक वेनम हो गए, एसिडिटी या फिर अल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा हो गई या फिर मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केसेस में, और हीमोरेजिक स्मॉल पॉक्स हो गए या फिर मिसल्स हो गए। तो इन सभी कंडीशन में क्या होता है हमें हीमोलिसिस देखने को मिलता है। तो हीमोलिसिस के कारण भी क्या होता है ब्लड लॉस देखने को मिलता है, जिसके कारण हमें डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन आता है अनीमिया। तो बेसिकली ब्लड वॉल्यूम क्या होता है डिक्रीज करता है इन द वेरियस टाइप ऑफ अनीमिया बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द RBC काउंट। अनीमिया बेसिकली अकर होता है ड्यू टू द डिक्रीज इन द RBC काउंट। अब इन सम केसेस क्या होता है कि द क्वांटिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड रिमेन्स द सेम बट द क्वालिटी ऑफ द ब्लड अल्टर्स। मतलब क्वांटिटी तो सेम है, ब्लड वॉल्यूम सेम है, लेकिन जो उसमें RBC की क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है, मतलब ब्लड की क्वालिटी डिक्रीज कर जाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, तो हीमोडाइलेशन देखने को मिलता है। इसकी वजह से बिकॉज ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द फ्लूइड इनटू द ब्लड वेसल्स। फिर नेक्स्ट कंडीशन आता है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में बेसिकली ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिलता है इन द प्लाज्मा वॉल्यूम, साथ ही साथ RBC काउंट। क्योंकि ऐसे कंडीशन में क्या होता है एरिथ्रोपोएटिन ज़्यादा रिलीज नहीं होते, RBC फॉर्मेशन कम हो जाता है, साथ ही साथ रिडक्शन इन द प्लाज्मा वॉल्यूम में देखने को मिलता है। तो ये दोनों कंडीशन में क्या करते हैं हाइपोवोलेमिया कॉज करते हैं। तो यहाँ तक था हमारा ब्लड वॉल्यूम टॉपिक के बारे में। यहाँ पे हमारा जो ब्लड वॉल्यूम टॉपिक है फिजियोलॉजी का वो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें।